Bismillahirrahmanirrahim. Friends, Assalamu alaikum. I am Mubin Yunus and you are watching masterg.com. फ्रेंड्स, आज हम हलाल फूड्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम तमाम अनलॉफुल फूड्स, हराम फूड्स जिनको इस्लाम ने हराम करार दिया है, फूड्स के मुतालिक स्टडी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये तो जानते हैं कि जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी फिजिकल नरिशमेंट के लिए, जिसमें हमारे पास फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आ जाती है, इन दोनों चीज़ों के लिए वो फूड इम्पॉर्टेंट होती है। हमने जब भी कोई फूड कंज्यूम करनी है तो वो ज़रूरी है कि नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म के जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो मौजूद ना हो। और इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें अल्लाह की तरफ से गाइडलाइन दी गई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए, अंबिया कराम के ज़रिए और खुसूसन आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें अपना पैगाम पहुंचा दिया है। और उसके अंदर जितने भी पैगामात पहुंचाए गए उसमें वाज़े तौर पर खानों के हवाले से, फूड के हवाले से भी अहकामात दिए गए हैं कि हमने कौन सी फूड कंज्यूम करनी है और कौन सी कंज्यूम नहीं करनी। इस्लाम वो तमाम जो फूड्स हैं जो हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट कॉज करें उसको प्रोहिबिट करता है, उसको रोक देता है, उससे मना फरमाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास प्लांट सोर्सेज से इंटॉक्सिकेशन कैसे और कहां से आ सकती है। यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट पर एक आयत शो हो रही होगी सूरह नहल की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, एंड ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द डेट पाम एंड ग्रेप्स वेंस ये ड्राइव स्ट्रॉन्ग ड्रिंक गुड नरिशमेंट। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दिया गया है कि वाज़े तौर पर इस आयत के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि वर्ड यूज हुए हैं डेट पाम और ग्रेप्स के, और साथ में ये भी बताया गया है कि इन्हीं चीज़ों से हमारे पास क्या हासिल होती है, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक। आज जब हम इसकी थोड़ी सी इसकी डिटेल में हम जाते हैं तो जब हमें पता लगता है कि अरेबिक लैंग्वेज के अंदर जो अल-खमर का वर्ड यूज़ हुआ है वो खुसूसन स्पेसिफिकली यूज़ हुआ है इंटॉक्सिकेंट्स के लिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए। अब इन इंटॉक्सिकेशन के अंदर सिर्फ हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स हैं यानी कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो नहीं आती, बल्कि अल-खमर के अंदर तमाम जो इंटॉक्सिकेंट फूड्स हैं वो शामिल होती हैं। यहाँ पर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मना फरमाया है कि वो किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व ना हो जो मार्केटिंग के हवाले से या मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस को सर्व करने के हवाले से शामिल होता हो, इंक्लूड होता हो। किसी भी ऐसे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होना। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस की तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हम नाम यूज़ करते हैं वो हमारे पास आता है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला केमिकल मटेरियल है। अगर हम जनरल बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि जो वाइन्स होती हैं उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली फ्रूट से ड्राइव की गई हैं, वेजिटेबल से ड्राइव की गई हैं। बट हम इस चीज़ को फोकस से नहीं हटा सकते कि ये ड्रिंक्स कंज्यूम करने के बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं। तो हम इसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को साइड पे करके जो इसके बाद वाले जो आफ्टर इफेक्ट्स, सीवियर डेंजरस आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उनको ज्यादा फोकस करते हैं और इसीलिए हम इन चीजों से दूर रहते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि कुरान पाक के अंदर एक आयत है जो आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त शो भी हो रही होगी। द क्वेश्चन दी अबाउट स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एंड गेम्स ऑफ चांस से इन बोथ इज ग्रेट सिन एंड सम यूटिलिटी फॉर मैन, बट द सिन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दियर यूजफुलनेस। अब इस आयत के अंदर वाज़े तौर पर यह चीज़ बता दी गई है कि जो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, और साथ में जो गेम्स ऑफ चांस हैं, मतलब जिन गेम्स पर हम जुआ लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं एंड सो ऑन, ये दोनों जो चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक भी और गेम्स ऑफ चांस भी, ये गुनाह हैं और इसके अंदर कुछ फ़ायदा भी है। मगर जो ये गुनाह है, इसका गुनाह वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स बेनिफिट। तो हमें चीज़ वाज़े बता दी गई है कि आपने यहाँ पर इसको गुनाह समझना है क्योंकि ये गुनाह है और इसकी कंजप्शन आपने नहीं करनी। अब इसी चीज़ के साथ हम थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो हमें कुरान पाक में एक और आयत मिलती है जो आप लोगों स्क्रीन पर शो हो रही होगी। ओ ये हु बिलीव
draw not near unto prayer when ye are drunken till ye know that which ye utter। अब इसके जब हम डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब आपने कोई भी मतलब कि शराब नोशी की हो या फिर आपने ड्रिंक किया हो आपने, तो तब आपने नमाज के करीब नहीं जाना। जब मुसलमानों पर ये आयत नाजिल की गई तो उनको ये बता दिया गया कि जब आपने नमाज पढ़ने जाना है, आपने जब शराब पी हो तो नमाज के करीब बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन अक्सर मुसलमान ऐसे थे जो नमाज के टाइम जो शराब होती है उसको तर्क कर दिया करते थे, ड्रिंक नहीं करते थे, बट आगे पीछे वो कर लेते थे। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर मजीद अल्लाह ताला ने आयात नाजिल फरमाई। अब यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। वर्ड यूज़ होता है सुकारा। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो इसका मतलब होता है ड्रंकन, मतलब जिसने शराब पी हो। सुकारा मीन्स ड्रंकन दैट अप्लाइज टू ऑल सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज अ कंडीशन ऑफ ड्रंकनेस, के तमाम वो चीज़ें, तमाम वो सब्सटेंसेस जो ड्रंकनेस की, जो मदहोशी की कैफियत है उसको लागू कर देती हैं। एनीथिंग दैट विल एडवर्सली इफेक्ट द हेल्थ एंड और इम्पेयर द सेंसेस, जो हमारी सेंसेस को इम्पेयर कर दें, ख़राब कर दें, हमें होश ना रहे, वो ड्रंकन के मानों में जाता है और सुकारा के जो अरेबिक वर्ड है सुकारा उनके मानों में जाता है। अब जब मुसलमान थे वो नमाज के टाइम जो है शराब नोशी को नहीं करते थे और उसके आगे पीछे शराब, जैसे मैंने पहले बताया है, कंज्यूम कर लिया करते थे। तो उसके बाद कुरान पाक ने एक आयत नाजिल की जिसमें वाज़े तौर पर इस गुनाह को रोकने का कह दिया गया। आयत आप लोगों के सामने जो वर्स है वो शो हो रही है स्क्रीन पर। ओ ये हु बिलीव स्ट्रॉन्ग ड्रिंक एंड गेम्स ऑफ चांस एंड आइडल्स एंड डिवाइनिंग एरोज are only an infamy of Satan's handiwork. Leave it aside in order that ye may succeed. अब इस पॉइंट पर आकर वाज़े तौर पर बता दिया गया कि ये जो काम है इनको आपने नहीं करना, ये हराम है। तो यहाँ पर आके जो इश्यू था वो क्लियरली सॉल्व हो गया कि इंटॉक्सिकेंट्स को और गैम्बलिंग जो हम गेम्स करते हैं, चांस जो करते हैं लोग इस चीज़ को, वो हमने हराम समझकर नहीं करनी। फिर बात आती है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसको ज़रा आपने थॉरोली देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं एज अ फूड साइंटिस्ट या एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट या एज अ हलाल फूड रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, इफेक्ट ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं वो हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। नंबर 2, ये डिप्रेसेंट्स होती हैं और हमारी सेंसेस को इम्पेयर कर देती हैं, हमारी मेमोरी पर इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा हमारी ब्रेन की श्रिंकिंग कर देती हैं, और सिर्फ ब्रेन पर ही नहीं, इसके अलावा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको भी इफेक्ट करती हैं। जो हमारे अंदर डाइजेशन चल रही होती है उस प्रोसीजर को भी इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट ये कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, हमें ब्रेन हैमरेज का रिस्क होता है, हार्ट बीट हमारी इंक्रीज हो जाती है, और जो लोग ये कंज्यूम करते हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं। जब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट विमेन की तो इन पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। अगर किसी भी प्रेग्नेंट विमेन ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम की हुई है, उसका जो बेबी होगा, उसका जो फीटस होगा, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा और उसको फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। इस सिंड्रोम के अंदर, इस डिजीज़ के अंदर जो फीटस होता है, बेबी होता है, उसमें डिफरेंट जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो आ जाती हैं। उसकी बॉडी जो होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, उसके जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसका जो वेट होता है वो बहुत कम रह जाता है। इसी तरीके से उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाता है। देन हम आगे मूव करते हैं नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स के तरफ। तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि कोई भी सब्सटेंस जो इंटॉक्सिकेट करे, इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसकी कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, कौन सी टाइप ले रहे हैं, व्हाटएवर, बस जो चीज़ इंटॉक्सिकेशन की उसमें लिमिट में आती है, जो इंटॉक्सिकेंट है, उसको हमने कंज्यूम नहीं करना। अब जहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया आपको, अल्खमर का वर्ड भी यूज़ होता है, वाइन का वर्ड भी यूज़ होता है। जब स्पेसिफिकली हम नार्कोटिक्स और ड्रग्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे जो पहला वो अफीम का, उर्दू में जिसे अफीम कहते हैं, वो वर्ड आ जाता है। इंग्लिश में बात करें तो ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ, कोकेन एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स में आती हैं। हम मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हम उसको थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं, बट जब इस चीज़ की हमें आदत लग जाए और एडिक्ट हो जाए हम, तो ये चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। तो इसलिए ये भी हराम कैटेगरी में आती हैं।
देन हम मूव करते हैं टोबैको की तरफ। टोबैको के बारे में आप सब लोग बहुत ज़्यादा जानते होंगे। टोबैको को आज कल की जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पर जो एडल्ट्स हैं वो भी और यंग जनरेशन है वो भी टोबैको को सिगरेट स्मोकिंग के थ्रू कंज्यूम करती है। जो हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग होती है इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं। इसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ्स हो जाती हैं और हार्ट और लंग डिजीज़ हो जाती हैं। जब हम इसकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि माउथ और लंग लैरिंग्स के जो कैंसर्स होते हैं वो सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको कंजप्शन से हो सकते हैं। जो बंदा टोबैको कंज्यूम कर रहा होगा सिर्फ उसको ही इफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ से, जो सिगरेट स्मोकर के साथ बैठा होता है जिसे हम कहते हैं पैसिव स्मोकर्स, वो भी इस चीज से इफेक्ट होगा। उसे भी जो लंग प्रॉब्लम है या फिर जो डिफरेंट जो कैंसर्स हैं वो हो सकते हैं। टोबैको के अंदर डिफरेंट या सिगरेट स्मोकिंग की हम बात कर लें तो इनके अंदर डिफरेंट जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे कि निकोटीन। अगर हम इसकी डिटेल देखें तो इसमें बेंजियोपायरीन, फॉर्मेल्डिहाइड, कैडमियम, निकल, आर्सेनिक, नाइट्रोसामाइंस, फिनॉल्स एक्सेट्रा। फिर बात आती है हराम और मकरूह की। जो चीज़ें भी इस्लाम के मुताबिक हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं वो हराम कंसीडर की जाती हैं। अब जब हम उलमा कराम की बातों को देखते हैं, मतलब उन्होंने जो हम तक चीज़ें पहुंचाई हैं उनको देखते हैं तो हमें डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ उलमा कराम जो हैं वो इसको टोटली हराम करार देते हैं कि हमने सिगरेट स्मोकिंग करनी ही नहीं चाहिए। कुछ उलमा कराम जो हैं वो इसको मकरूह करार देते हैं, डिसलाइक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो करार देते हैं। लेकिन इसका नतीजा आप ये देख लें कि इसका जो रिजल्ट होता है टोबैको कंजप्शन का या सिगरेट स्मोकिंग का वो नेगेटिव ही होता है। उससे हमारी हेल्थ पर जो नेगेटिव इफेक्ट है वो होता है। साइंस ये चीज़ें आज हमें बता रही है, मगर इस्लाम ने हमें कई 100 साल पहले इन तमाम चीज़ों के बारे में आगाह कर दिया था। हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे पास अहादीस मौजूद हैं, हमारे पास ये ख़जाने मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम तालीमात हासिल करते हैं। ये हमारे पास वाज़ेह तालीमात हैं और अपनी ज़िंदगी को हम बेहतर बना सकते हैं, बल्कि ज़िंदगी को नहीं अपनी आखिरत को भी हम बेहतर बना सकते हैं। अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको कंजप्शन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, उनके बारे में लोगों को पता चल गया है, तो गवर्नमेंट लेवल पर भी डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके जो अगेंस्ट लॉज बनना शुरू हो गए हैं कि हमने जो सिगरेट स्मोकिंग है ये नहीं करनी और इस पर जो फाइन चार्ज किया जाता है। इस तरह के डिफरेंट जो लेजिस्लेशंस हैं हर कंट्री की वो स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सम थिंग्स आर स्टेटेड एज हराम एंड सम एज हलाल। कुछ चीज़ों को हराम करार दे दिया गया है इस्लाम में, कुछ चीज़ों को हलाल करार दे दिया गया है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ये हराम है या हलाल है, तो उसको हम हलाल के ज़ुमरे में ले आते हैं। द थिंग विच इज़ क्लीन एंड नाइस इज़ हलाल। जो चीज़ हमें खुद भी पता है, अल्लाह ताला हमें सोच समझ दी है कि जो चीज़ क्लीन है, मतलब उसके जो टेक्सचर वगैरह हमें ठीक नज़र आता है और वो फिल्थी नहीं है, उसके अंदर किसी किस्म के इंटॉक्सिकेंट्स हमें नहीं नज़र आते हैं कि नहीं मौजूद, तो उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। जबकि अगर किसी भी चीज़ में हमें कोई हार्मफुल मटेरियल नज़र आता है या फिर उसके अंदर हमें कोई फिल्थी मटेरियल नज़र आता है तो उसको हम हराम कंसीडर करेंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। देन हम मूव करते हैं आगे, अनलॉफुल फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। प्लांट ओरिजिन के जितनी भी अनलॉफुल फूड्स होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेंगे यहाँ पर। जैसे कि हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मगर इसके साथ ही प्लांट्स के अंदर कुछ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस भी मौजूद होती हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर इसके खिलाफ लड़ने के लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म तो मौजूद होता है जो इसके खिलाफ डिफेंड करता है। अगर थोड़ी अमाउंट में इंटॉक्सिकेंट्स बॉडी के अंदर एंटर हो जाएं तो ये उसके खिलाफ डिफेंड कर लेता है। मगर ये अगर इंटॉक्सिकेंट्स ज़्यादा अमाउंट में आ जाएं तो हमारी बॉडी फिर उसको डिफेंड नहीं कर सकती और हमें हार्मफुल जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें अपने ऊपर शो होना शुरू हो जाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं अनलॉफुल फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन की तरफ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 4 वर्सेस ऐसी हैं, 4 आयात ऐसी हैं जिनके मुतालिक जिनमें एनिमल्स के मुतालिक वाज़ेह तौर पे बताया गया है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर इस बारे में फरमाया था फूड्स जो होती हैं कंज्यूम करने के मुतालिक। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो आप लोगों को मैं बताता चलूँ ताकि आप लोगों को आपस में कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। अरेबिक वर्ड बेहीमा,
यूज हुआ है तमाम जो चौपाए हैं, मतलब ऑल फोर फुटेड एनिमल्स दैट फीड ऑन ग्रास। इसी तरीके से अरेबिक लैंग्वेज के अंदर अनाम का वर्ड, जो वर्ड है अल अनाम का वर्ड, वो यूज हुआ है स्पेसिफिकली कैमल के लिए, कैटल के लिए, शीप के लिए, गोट के लिए एंड एटसेट्रा। तो जब हम इन दोनों वर्ड्स को मिला के पढ़ते हैं अरेबिक लैंग्वेज के अंदर बहीमा अल अनाम, तो इसका मतलब होता है कि तमाम फोर फुटेड एनिमल्स जो घास चरते हैं, फीड करते हैं किस पर, ग्रास के ऊपर, और उनमें क्या चीज शामिल होती हैं, कैमल, कैटल, शीप, गोट एटसेट्रा। अब मैं आपके सामने एक आयत जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रही होगी, वो पढ़ के बताता हूँ, जिसमें एनिमल्स को कंज्यूम करने के हवाले से हमें अहकामात दिए गए हैं। Forbidden unto you for food are carrion and blood and swine flesh, and that which hath been dedicated unto any other than Allah, and the dead through beating and strangled, and the dead through falling from height, and that which hath been killed by the goring of horns, and the devoured of wild animals। इसी आयत को जब हम इसका तर्जुमा देखते हैं, इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं, तो हमें बहुत ही जो वाज़े तौर पर अहकामात का पता लगता है। जैसा कि आप लोगों को मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमें यह फरमा दिया है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कंज्यूम नहीं करनी। यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट जो हो रही होगी, नंबर 1 स्वाइन फ्लैश जो पिग मीट होता है, नंबर 2 ब्लड, नंबर 3 कैरियन और एनिमल्स दैट हैव डाइड अ नेचुरल डेथ, जो एनिमल्स जो नेचुरल डेथ मरे हैं। इसी के अलावा एनिमल्स डेड थ्रू बीटिंग, स्ट्रैंगलिंग, फॉलिंग फ्रॉम हाइट, वो एनिमल्स जो जिनको मारा गया है, जिनको मतलब के बीट किया गया है, उससे उनकी डेथ हुई है, गला घोंटा गया है, उनका स्ट्रैंगलिंग की गई है, या वो हाइट से गिर गए हैं, या फिर किसी दूसरे जानवर ने, एनिमल ने उनको अपने सींगों के जरिए, हॉर्न्स के जरिए मार दिया है, और या फिर वो एनिमल्स जिनको हम अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर कुर्बान करते हैं, या फिर बुतों के सामने कुर्बान करते हैं। तो ये तमाम जो जानवर हैं ये क्या हो जाते हैं, हमारे लिए हराम हो जाते हैं। अब इन्हीं को हमने 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो आइए नंबर 1 हम स्टडी करते हैं स्वाइन फ्लैश को। जब हम बात करते हैं स्वाइन फ्लैश की, तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि स्वाइन फ्लैश पोटेंशियली डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हमें बचपन से एज अ मुस्लिम ये बताया गया है कि स्वाइन फ्लैश हमने कंज्यूम नहीं करना, पिग हराम है। अब इसके पीछे कुरान पाक में और अल्लाह ताला ने जो भी हमें कहा गया है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जो इंसान की अकल है वो वहां तक या तो पहुंच नहीं सकती, या फिर अगर कभी थोड़ा सा पहुंचती भी है तो बहुत देर बाद पहुंच। जैसे हमें आज साइंस ये बातें बता रही है कि ये साइड इफेक्ट्स होते हैं पिग मीट के, जबकि इस्लाम ने हमें कई 100 साल पहले ये चीजें बता दी थी। इसी को हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो पिग फैट होता है, जो मीट होता है, उसके अंदर बैड ऑर्डर्स होते हैं, जो वो अब फीड कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से उनके अंदर बैड ऑर्डर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट ये कि जो पॉर्क होता है इसके अंदर जो फैट कंटेंट है वो हाई होता है, और ह्यूमन जो स्टमक होता है उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा जो बोन टेंट का प्रॉब्लम होता है पिग कार्कस के अंदर, वो भी हमें देखने को मिलता है। और जो प्यूट्रिफेक्टिव बैक्टीरिया होता है जो डिकेइंग प्रोसेस कॉज करता है किसी भी मीट के ऊपर, तो वो इसके अंदर इजीली अपना रिएक्शन शो कर देता है। नेक्स्ट है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो ज़्यादा होती है स्वाइन फ्लैश के अंदर। क्यों? उसकी रीजन आप लोग समझ लीजिए कि ग्लाइकोजन इज लेस रेडिली डिपॉजिटेड इन पिग मसल देन इन अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। मैं इसको उर्दू में बता देता हूं आपको कि पिग के अंदर जो ग्लाइकोजन होता है वो लेस रेडिली डिपॉजिट होता है, कम उसकी स्पीड होती है डिपॉजिट होने की पिग मसल के अंदर एज कंपेयर टू अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ग्लाइकोजन इज लॉस्ट मोर इजीली बाय एक्साइटमेंट। इसी तरीके से जो ग्लाइकोजन होता है वो इजीली जब पिग एक्साइट होता है या फिर उसको फटीग होती है तो इजीली वो लॉस्ट भी हो जाता है ग्लाइकोजन उसके अंदर से। इसीलिए जो पोस्टमार्टम एसिडिटी होनी चाहिए पिग मीट की, जो एक ज़रूरी होती है, वो उस लेवल तक जो उसकी पोस्टमार्टम एसिडिटी होती है वो नहीं पहुंच सकती। और जो पिग मीट की क्वालिटी होती है उसकी जो जिसको हम कहते हैं कि गुड क्वालिटी होगी, वो उसकी नहीं हो सकती। और इसी वजह से जो पिग मीट होता है वो कंजप्शन के लिए ठीक नहीं रहता। इसी के साथ हम आगे जब चलते हैं तो हमें पता लगता है कि जो पिग फैट होता है या लार्ज जिसे हम कहते हैं, वो टाइप ऑफ फीड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो पिग है उसने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंज्यूम किए हैं या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंज्यूम किए हैं।
वो पिग्स जो वो, या फिर आप ऐसे बात कर लें कि पिग मीट जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होंगे, वो इजीली स्पॉयल हो जाएगा मीट। जबकि अगर किसी पिग मीट के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं तो वो कंज्यूम करने से क्या होगा कि कोरोनरी हार्ट डिजीजेस जो कंज्यूमर को है वो हो सकती हैं। इसी के साथ मैं आपको पिग के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसको कंज्यूम करने के, इसको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो बताता चलूँ कि जो स्वाइन फ्लैश होता है इसके अंदर माइकोटॉक्सिन्स पड़े होते हैं। माइकोटॉक्सिन्स फॉर एग्जांपल ऑक्रोटॉक्सिन ए इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, और जो ऑक्रोटॉक्सिन ए होता है ये स्वेयर जो किडनी और जो लिवर डैमेज होता है वो कॉज करता है। आप लोगों को यहाँ पर साथ में ऑक्रोटॉक्सिन ए का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो भी शो हो रहा होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पिग मीट इज क्योर्ड विद नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। जब हमने पिग मीट को कंज्यूम करना होता है, जो गैर मुस्लिम हैं वो जब कंज्यूम करने लगते हैं तो वो इसके अंदर नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स की जो अमाउंट है वो पिग मीट के अंदर ऐड कर देते हैं ताकि इसको क्योर किया जा सके, इसको कंजप्शन के लिए बेहतर बनाया जा सके। मगर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ऐड करने से क्या होता है कि पिग मीट के अंदर नाइट्रोस अमाइंस बन जाते हैं, और नाइट्रोस अमाइंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। इसीलिए जब जो इसको कम करने के लिए कि हमने नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स तो मिला दिए और उसके नतीजे में नाइट्रोस अमाइंस बन गए हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है, तो वो क्या करते हैं जो गैर मुस्लिम्स हैं वो इस चीज़ को कम कर देते हैं, यानी कि वो नाइट्रोस अमाइंस की जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की अमाउंट को कम ऐड करते हैं। जब इसको कम ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ग्रो करता है वहाँ पर। जब वो ज़्यादा ग्रो करेगा वो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है और वो न्यूरोपैलेटिक डिजीज़ जो है उसको कॉज करता है, और जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं कंज्यूमर के उसको पैरालाइज कर सकता है। तो इन शॉर्ट ये कि पिग मीट किसी तरीके से भी ह्यूमंस के लिए, या जो हम बात कर लें तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए, वो फेवरेबल नहीं है। कहीं ना कहीं हमें इसके साइड इफेक्ट्स, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा सा जब आगे चलते हैं तो हमें पता लगता है कि जो पिग है वो एक वेक्टर के तौर पर काम करता है और डिफरेंट जो पैथोजेनिक वर्म्स हैं उनको ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है। इसकी सबसे पहले एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ ट्रिंकिनेला स्पाइरलिस। इसका जो वर्म होता है, इसका जो इन्फेक्शन होता है इंसान के अंदर, वो क्रोनिक पेन्स होता है वो कॉज करता है, और बाज़ औक़ात इससे डेथ भी हो सकती है 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर। फिर हम देखते हैं कि जो स्वाइन फ्लैश होता है यानी कि जो पिग मीट होता है उसके अंदर टेनिया सोलियम नामी एक जो वर्म है, टेप वर्म है, वो भी मौजूद होता है, और ये एब्डोमिनल पेन कॉज करता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जिसकी वजह से हो जाती हैं, एक्सेसिव एपिटाइट, जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है, वीकनेस फील होती है, और जो इसका लार्वल इन्फेक्शन अगर हो जाए, लार्वा इसका अटैक कर दे तो क्या होता है, क्योंकि लार्वा जाहिर बात है जब एडल्ट पड़ा हुआ है पिग मीट के अंदर तो लार्वा भी मौजूद होगा कहीं ना कहीं, तो जो लार्वल इन्फेक्शन अगर हो जाए ह्यूमन बॉडी को तो उससे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी को जब हम आगे मजीद देखते हैं तो पता चलता है कि जो पिग के अंदर प्रोटोजोआ ब्लैंटीडियम मौजूद होता है, ब्लैंटीडियम कोलाई जो होता है इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्वेयर होता है, और जो इंटेस्टाइन की अल्सरेशन होती है उसको ये कॉज करता है, और ख़ास तौर पर उन लोगों को होता है कि जो लोग पिग्स के साथ ज़्यादा काम कर रहे होते हैं या उनके कार्केस को हैंडल कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यसीनिया एंटेरोकोलिटिका को, और ये जो होता है ये पिग का जो गला होता है या उसका जो थ्रोट होता है उसके अंदर मोस्टली पड़ा होता है ये, और गैस्ट्रोएंटराइटिस की जो ये बीमारी होती है वो कॉज करता है, जिसमें डायरिया, फीवर, एब्डोमिनल पेन्स वगैरह देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ जो पिग मीट होता है इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस सुइस इन्फेक्शन भी होता है, और जो स्ट्रेप्टोकोकस सुइस आप लोगों को डायग्राम भी नीचे शो हो रही होगी। जो स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज होती है ये बहुत स्वेयर कंडीशंस जो होती हैं वो ह्यूमन बींग को देती हैं, जैसे कि स्वेयर हेडेक, नमनेस ऑफ फिंगर्स, फुट पेन, ट्रिगर्स एटसेट्रा। सेकंड नंबर पर हम स्वाइन फ्लैश के बाद बात करते हैं ब्लड की। जो ब्लड है हमारे पास वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए हमें ब्लड यूज़ करने से मना फरमाया गया है। जब हम बात करते हैं ब्लड की तो इसको क्लियरली अनलॉफुल करार दिया गया है कुरान पाक के अंदर। ब्लड पोर्ट फोर्थ, दैट इज ब्लड विच इज ड्रेन फ्रॉम एनिमल बॉडी, के वो ब्लड जो एनिमल बॉडी से बाहर ड्रेन हो जाएगा वो हमारे लिए हराम है।
आप ब्लड की बात करें तो ब्लड के आपको पता है कि दो बेसिक फंक्शंस होते हैं। नंबर वन, इट एक्ट्स एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, कि हमारे जो बॉडी के अंदर एनिमल बॉडी की बात कर लें या ह्यूमन बॉडी की बात कर लें, यहाँ पर हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो एनिमल्स की बात करेंगे कि एनिमल की जो बॉडी होती है उसके अंदर ब्लड डिफरेंट जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, एक पार्ट जो है बॉडी का उससे दूसरे पार्ट तक। सेकंड, ब्लड का फंक्शन ये होता है कि ये डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म की प्रोडक्ट्स होती हैं वो कैरी करता है, उसके साथ साथ टॉक्सिन्स होते हैं और जो वेस्ट्स होते हैं उनको भी ये कैरी करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। तो ये ब्लड के दो मेन फंक्शंस हो गए। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि जो ब्लड है वो हमारे पास एक रिजर्वायर के तौर पर होता है केमिकल और बायोकेमिकल सब्सटेंसेस के लिए, जैसे कि शुगर्स, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, लिपिड्स, प्लाज्मा, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो डिफरेंट जो इसमें बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होती हैं और 90 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो होते हैं वो ब्लड में मौजूद होते हैं, और 90 डिफरेंट केमिकल्स में से कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। अगर कोई एनिमल डिजीज्ड है, उसको कोई बीमारी है, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो जो ब्लड स्ट्रीम है एनिमल की उसी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होगा, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं बैक्टीरीमिया का, जो कि आगे चलकर सेप्टिसीमिया भी कॉज कर सकती है। तो जब भी कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो अगर पिग के अंदर गया हुआ है, या फिर पिग के अलावा हम किसी भी एनिमल की बात करें, किसी एनिमल के ऊपर उसने अटैक किया हुआ है बैक्टीरिया ने, और उसके जो पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है, ब्लड के साथ सर्कुलेट कर रहा है, तो अगर हम खुदा ना खास्ता ये ब्लड कंज्यूम करेंगे तो वो बैक्टीरिया जो है इन्फेक्टियस बैक्टीरिया है, हार्मफुल, वो हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा। इसी के बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पर, ब्लड के बाद कैरियन एंड डेड एनिमल्स की, कि जो एनिमल्स नेचुरल डेथ उनकी हो गई है या फिर एक्सीडेंटल उनको बीटिंग के थ्रू, स्ट्रैंगलिंग, गला घोंट कर, या फिर हाइट से गिरे हैं, या फिर दूसरे एनिमल्स ने उनको अपने हॉर्न्स के जरिए मारा है, या फिर अपने कैनाइंस के जरिए उनको किल किया है, तो ये भी हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि वो ऑलरेडी मरे होते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई एनिमल डेड हो जाता है तो उसके कुछ ही देर बाद, आफ्टर फ्यू मिनट्स, उसके ऊपर जो डिकेइंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जो उसके ऊपर डिफरेंट प्यूट्रिफेक्टिव बैक्टीरिया हैं वो उस पर अपना जो एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और वो मीट जो होता है फिर वो हमारे लिए जो कंजप्शन के लायक नहीं रहता। इसके साथ हम ये देखते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो डीकार्बोक्सिलेशन जो होती है उसको कैटालाइज कर देते हैं अमीनो एसिड्स की, और अमाइंस बना लेते हैं, और जिनका जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट होता है। अगर एनिमल्स को प्रॉपर स्लॉटरिंग के थ्रू आपने उनको नहीं मतलब यूज़ किया, अगर आपने उनको स्लॉटरिंग किए बगैर अगर डेड एनिमल है उसको आपने कंज्यूम कर लिया है, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जो आपने उनके अंदर जो ब्लड होगा वो उनके अंदर ही मौजूद होगा, वो सारा का सारा बाहर ड्रेन नहीं हुआ होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमल को बीटिंग के थ्रू मारा गया है तो जो उसके सर पे चोट लगी है लेकिन जो ब्लड है वो उसके अंदर मौजूद है सारा का सारा, तो उससे क्या होगा कि जब आप ब्लड कंज्यूम करेंगे उस ब्लड के अंदर हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, वो हार्मफुल है। इसी तरीके से अगर किसी वाइल्ड बीस्ट ने उनको अपने क्लॉज के जरिए या कैनाइंस के जरिए या हॉर्न्स के जरिए मारा है, तो जितने भी जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनके कैनाइंस के ऊपर, उनके क्लॉज के ऊपर या उनके हॉर्न्स के ऊपर लगे होंगे वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, उसके ब्लड के अंदर ऐड हो जाएंगे, और जब उसको आप कंज्यूम करेंगे तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके लिए हार्मफुल होते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं तो देखने को मिलता है हमें कि जो हॉर्स, डंकी और म्यूल हैं ये स्पेसिफिकली जो हमारे लिए हैं वो राइडिंग पर्पस के लिए हैं या वजन वगैरह है उनको उठाने के लिए हैं, जैसे कि एक आयत में आता है, एंड ही क्रिएटेड हॉर्सेस, म्यूल्स एंड डंकीज so that you may ride on them and they may give you a good look and he creates what you do not know। ये भी सूरह नहल की आयत नंबर 8 है, और इसके अंदर बता दिया गया है कि जो हॉर्सेस और जो डंकीज हैं, म्यूल्स हैं, ये स्पेसिफिकली हमारे लिए पैदा किए गए हैं कि हम इन पर राइड करें, इन पर सवारी करें। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ वाज़े हो जाती है। इसके बाद जब हम बात करें अगर हलाल और हराम की, तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हॉर्स है वो हमसे जो पहले अंबिया कराम गुजरे हैं उन बाज़ की जो शरीयत थी उनमें हलाल था, कंज्यूम किया जाता था, लेकिन हमारी जो आखिरी शरीयत है जो कि फ़ाइनल है इसके अंदर हमें बता दिया गया कि हॉर्स को आपने कंज्यूम नहीं करना। और डंकी और म्यूल को आपको ऑलरेडी पता है कि वो तो हैं ही हराम। फिर हम आगे मूव करते हैं उन हर्बीवोर्स की तरफ जो हलाल एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं आते।
यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो एलिफेंट्स हैं, और आप बात करेंगे कि एलिफेंट्स हैं वो तो हैं हर्बीवोर्स, और वो घास वगैरह खाते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो एलिफेंट्स हैं उनको भी हराम कैटेगरी जो है उसके अंदर ऐड किया गया है, क्योंकि आप उनकी जो टीथ है उनको देख सकते हैं, वो टस्ट जो होते हैं उनके वो बाहर की तरफ होते हैं। तो इसलिए वो और भी कुछ रीजन है जिनकी बुनियाद पर इसको हराम कैटेगरी में रखा गया है। हैं तो हर्बीवोर्स मगर ये हलाल में नहीं आते। फिर हम बात करते हैं रैबिट्स की। रैबिट्स के मुतालिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हनफी सेक्ट के मुताबिक जो इमाम अबू हनीफा बुजुर्ग गुजरे हैं हमारे रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुताबिक जो है वो रैबिट्स जो हैं वो हलाल हैं, उनको कंज्यूम कर सकते हैं। मगर जो जाफरी सेक्ट है उसके मुताबिक ये हराम है, इनको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। फिर हम आगे मूव करते हैं और ये देखते हैं कि जो कार्निवोरस हमारे पास एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, जैसे कि एलिफेंट, चीता, लॉयन, कैट्स, डॉग्स, ईगल, काइट, ऑल, वल्चर, ये तमाम जो हैं वो कार्निवोरस हैं, क्योंकि ये दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको उन पर ये इंसार करते हैं और उनका शिकार करते हैं, और अपने क्लॉस की मदद से, और साथ ही अपने जो कैनाइंस हैं उनकी मदद से, और जो इनकी बीक होती है ईगल्स वगैरह की शार्प बीक, उनकी मदद से। एलिफेंट्स को हराम कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि आप लोग देख सकते हैं उनके जो लंबे तीत हैं वो मुंह से बाहर होते हैं, टस्क्स होते हैं, तो इसको हम हराम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। तो रेप्टाइल्स में हमारे पास जो डिफरेंट स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स आ जाती हैं जो कि रेप्टाइल्स हैं और हराम हैं। सिर्फ एक जो सैंड लिजर्ड है जिसको हम साइंटिफिक नेम जिसका यूरोमेस्टिक्स इजिप्टिया है, इसको उस पर एक कंट्रोवर्सी है कि ये हलाल है या हराम है, और इसके मुतालिक डिफरेंट रिवायात हैं सिर्फ एक के मुतालिक। बाकी जो तमाम रेप्टाइल्स हैं वो हराम है। फिर हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस में हमारे पास जितने भी फ्रॉग्स, टॉर्टोइस, टर्टल्स, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, सी हॉर्स वगैरह आते हैं वो तमाम हराम हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं लाइक लाइस, सेंटीपीड, स्कॉर्पियन, ये सारे के सारे हराम हैं। लॉकस्ट के मुतालिक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक रिवायत के मुताबिक ये हलाल इनको कहा जा सकता है, क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ लॉकस्ट जो है उनको कंज्यूम किया था। इसी के साथ जो हनी बी है, हनी बी को हम डायरेक्टली तो नहीं खाते, डायरेक्टली वो हमारे लिए हलाल नहीं है, लेकिन जो इसका जो शहद है, हनी है, वो हम कंज्यूम करते हैं, जो कि हनी बी ही बनाती है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स ऐसे हैं जो बरोज में रह रहे होते हैं, मतलब कि जो अंडरग्राउंड उन्होंने बरोज बनाई होती हैं और वहाँ पर वो रह रहे होते हैं। तो उनके मुतालिक स्पेसिफिक हमारे पास हमें रूल्स नहीं मिलते कि किस तरह से इनको कंज्यूम करना है या नहीं है। जो उनमें से रैबिट है उसको तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन जो बाकी हैं उनके मुतालिक खास हमें स्पेसिफिक नाम के साथ जो हमें आइडेंटिफिकेशन है उनकी हलाल या हराम के लिए, वो नहीं बताए गए। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का चैप्टर था जिसमें हमने डिफरेंट जो अनलॉफुल फूड्स थे, प्लांट ओरिजिन के भी और एनिमल ओरिजिन की भी, उनको हमने स्टडी किया, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन द लाइट ऑफ अहदीस एंड डिफरेंट कुरानी आयात। और होप सो आप लोगों को ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा और आप लोगों को ये पसंद भी आया होगा। एज अ मुस्लिम आप लोग इस चीज़ को लाजमी फॉलो करने की कोशिश करेंगे जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनको। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है इस टॉपिक से रेलिवेंट, या कोई भी आपका पिछले टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक के साथ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल masterji.com को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।